हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है क्लास सिक्स की साइंस की एनसीईआरटी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं गाइस। ये एनसीईआरटी बेस्ड पे जितनी भी वीडियोस आती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इससे कई सारे सवाल जो आपके प्रीलिम्स में और एज वेल एज मेंस में सभी में आपके सवाल बनते हैं, तो इनको आप कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन एनसीईआरटी। सो गाइस, कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी फीडबैक होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी होगा, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, मिनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो जो विलिंग कैंडिडेट्स हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ का सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डेली प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं उनको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं बेस पे आपका प्रीलिम्स के एग्ज़ाम क्लियर होंगे। और जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन सबको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। इससे पहले कुछ वीडियो आ चुकी हैं, हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो सीधे वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ से हमें आज पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 7 से हमको पढ़ना है हर्ब्स वगैरह से। तो ये चीज़ें हमने कुछ पहले चीज़ें कवर कर ली हैं, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 से। इससे पहले जो चैप्टर 6 तक कवर किया जा चुका है चैप्टर नंबर 1 से, दो वीडियोज़ में, पिछली दो वीडियोज़ में आप उनको जरूर देख लीजिएगा। उनको अगर आप सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़, यानी कि जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, झाड़ियाँ हैं और पेड़ हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, मैं दोनों को पढ़ते हुए समझाता रहूँगा आपको और आप इसको बस सुनते जाइएगा, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। अब देखिए सिंपल सी बात है, वो पौधे जिनकी जो स्टेम्स हैं, जिनके तने बहुत नाजुक होते हैं, टेंडर होते हैं और कोमल होते हैं, यानी कि और हरे होते हैं, उनको हर्ब्स कहते हैं, यानी कि जड़ी बूटियाँ कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। वो बहुत छोटे भी होते हैं हाइट में, साइज़ में, और उनकी ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती हैं। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। और कुछ जो हैं जहाँ पे स्टेम का बेस होता है, यानी कि जहाँ से स्टेम निकलनी शुरू होती है, तो वहाँ से कई ब्रांचेस निकल जाती हैं। मान लेते हैं अगर ये ज़मीन है, ये ग्राउंड लेवल है, तो आप मान सकते हैं ये नीचे तो उनकी जो जड़ें होंगी, और यहाँ से मान लेते हैं एक पौधा है, एक हर्ब्स है, तो अब यहीं से और भी हर्ब्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह से निकलती हैं, तो ये इस तरह से निकल जाएंगी। ये ग्राउंड लेवल है, ये ज़मीन के नीचे का हिस्सा है, और यहाँ पे ज़मीन के ऊपर का हिस्सा है। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। अब देखिए श्रब्स किसको कहेंगे? श्रब्स उसको कहेंगे जहाँ पे जो स्टेम है, यानी कि तना है, वो हार्ड तो है लेकिन बहुत मोटा नहीं है, थोड़ा मजबूत है लेकिन इतना मोटा नहीं है, उस पौधे को हम श्रब कहेंगे। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। और कुछ पौधे, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और उनके बहुत हार्ड और बहुत मोटा तना होता है, उनको हम बेसिकली प्लांट्स कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। द स्टेम्स हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। और जो स्टेम्स हैं उनकी ब्रांचेस भी होती हैं बहुत ऊंचे पे। अगर नॉर्मली जो हम पेड़ देखते हैं उनके हम यही देखते हैं कि नीचे से एक बहुत बड़ा तना आता है, स्टेम आता है, और ऊपर जाके उसकी कई सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो उनको पेड़ कहा जाता है, प्रॉपर्ली जो पेड़ होते हैं ये ट्रीज कहते हैं उनको। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पौधे जो प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, जिनके जो तने हैं वो कमज़ोर होते हैं, वो सीधे उठ नहीं सकते, यानी कि ऊपर आसमान की तरफ नहीं जा सकते, जैसे कि नॉर्मल जो पेड़ होते हैं वो जाते हैं, और वो ज़मीन पे रेंगना शुरू कर देते हैं, तो उसको क्रीपर्स कहते हैं। एंड दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक पेड़, आपने ऐसा देखा होगा कि एक पेड़ बना हुआ, एक पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ के सहारे कोई एक आप कह सकते हैं कि एक टहनी है, और वो जो है वो एक उसको कवर करते हुए ऊपर चढ़ रही है। तो अगर उसको कवर करते हुए ऊपर चढ़ रही है तो उसको तो हम क्लाइंब कहेंगे, कि वो क्लाइंबर है, यानी किसी दूसरे की मदद से क्लाइंब कर रही है। और अगर आपने जैसे कद्दू की बेल अगर देखी हो तो वो कैसे होगी कि वो ज़मीन पर फैलती है, वो ऊपर नहीं उठेगी, वो ज़मीन पर फैलती चली जाएगी, तो उसको हम क्रीपर कहते हैं। तो स्टेम क्या हो गया? स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अब स्टेम का क्या मदद होती है? अगर स्टेम देखें, जो तना है, तना क्या काम करता है कि जो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, तो जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो पानी को सोखती हैं ज़मीन के अंदर से, और ऊपर पेड़ तक पहुंचाती हैं, पेड़ की पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो वो जो पानी जाता है वो तने के थ्रू जाता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू द स्टेम। तो स्टेम से, तने से जुड़े हुए जो दूसरे पार्ट्स हैं पौधे के, चाहे वो पत्तियां हैं, फूल हैं, या जो भी चीज़ें हैं, उन सभी तक जो पानी जाना है या मिनरल्स जाना है, वो स्टेम की मदद से, तने की मदद से जाते हैं।
पत्ती क्या होती है, लीफ देखें, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्या होता है। देखिए ये स्टेम है, मान लेते हैं ये तना है, इस तने से जो पत्ती जुड़ी हुई होती है और ये जो छोटा सा हिस्सा है ये, इसको पेटियोल कहते हैं, यानी कि पर्णवृंत कहते हैं। और उसके बाद जो स्टेम है वो तो तना होता ही है, और जो पत्ती है, पत्ती का जो ऊपर का हिस्सा है जो हमें दिखता है उसको हम लैमिना बोलते हैं या उसको पटल बोलते हैं। कि एक तो अपर लैमिना हो गया, एक उसके पीछे का बैकवर्ड लैमिना हो गया। तो यानी कि ये ऊपर का हो गया हिस्सा जो हमें दिख रहा है, और इसके पीछे का भी एक हिस्सा होगा। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। जो ये जो चौड़ा और हरा पार्ट है पत्ती का, इसको लैमिना बोलते हैं, यानी कि इसको पटल बोलते हैं। द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। अब देखिए पत्ती पे जो हमें लाइन्स दिखती हैं, अगर आप देख पाएंगे इस पत्ती में, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो इस पत्ती पे आपको वेन्स दिख रही हैं, यानी कि ये कुछ ऐसी लाइन जा रही है, उसके बाद फिर ये ऐसे ऐसे लाइन जा रही हैं। जो बचपन में अगर आपको ध्यान हो तो बचपन में जो हम फोटोज़ बनाया करते थे, तो बचपन में जो हम फोटोज़ बनाया करते थे वो कुछ इसी तरह की पत्तियों की बनाया करते थे, और उसमें हम वेन्स को ही शो किया करते थे। द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मिडरिप। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दीजिए कि किसको क्या कहते हैं। अगर हम देखें तो ये जो बीच की लाइन है इसको मिडरिप कहा जाता है, और ये जो छोटी छोटी लाइन्स हैं इनको वेन्स कहा जाता है। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वीनेशन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो डिज़ाइन बनाया है, ये जो डिज़ाइन बन रहा है, ये ऐसे करके जो डिज़ाइन बन रहा है, इसको लीफ वेनेशन कहा जाता है। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिप द वेनेशन इज रेटिकुलेट। अगर ये मान लेते हैं ये जो डिज़ाइन है ये पत्ती की दोनों तरफ होता है, जिस प्रकार से इस पत्ती में है, इस पत्ती में हमें यहाँ भी डिज़ाइन दिख रहा है और इसके पीछे भी दिख रहा होगा, तो उसको हम वेनेशन कहते हैं। और कौन सा वेनेशन कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। देखिए ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये टर्म्स हैं, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एनसीईआरटी के इन्हीं चीज़ों से फंसाएगा वो आपको एग्जामिनर, आपको एग्जाम में। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज पैरेलल वेनेशन। अब देखिए ये मान लेते हैं अगर घास में अगर हम देखें तो पत्तियों में तो हमें वेनेशन ऐसे दिख जाता है कि मिडरिब है और उसमें वेन्स हैं, लेकिन घास में अगर हम देखें तो घास की पत्तियों में कैसे दिखेगा, घास की पत्तियों में चीज़ें पैरेलल दिखती हैं, ऐसे कुछ पैरेलल दिखेंगी तो उसको पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस, और आपको पता भी होगा कि जब गर्मियों के दौरान हम पेड़ के नीचे होते हैं तो पेड़ के नीचे हमें ठंडक महसूस होती है। पहली बात तो ये है कि ठंडक आपको इसलिए भी महसूस होगी क्योंकि आपके ऊपर सीधे धूप नहीं पड़ रही, वो पेड़ से छन छन के नीचे आ रही है, तो आपको जो गर्मी है वो नहीं लगेगी, इसलिए आपको थोड़ा सा कम गर्माहट का महसूस होगा। दूसरी चीज़, दूसरा कारण क्या है नीचे ठंडक होने का, पेड़ के नीचे गर्मियों में या किसी भी मौसम, सर्दियों में भी आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ठंडक महसूस होगी। वो इस वजह से होगी क्योंकि पत्तियां जो हैं, पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनमें से जब उनके ऊपर धूप पड़ती है तो वहाँ से पत्तियां जो हैं पानी को लूज़ करती हैं वाटर वेपर के रूप में। तो जो पानी है वो भाप बनकर वहाँ से उड़ता है। नॉर्मली अगर ज़मीन पे पानी पड़ा हो, जब वो भाप बनकर उड़ता है तो उसको वाष्पीकरण कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है। लेकिन जब ये पानी पेड़ों के अंदर से निकलता है तो उसको इवेपोरेशन ना कह के ट्रांसपीरेशन कहते हैं, यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी पानी पत्तियों से, पेड़ की पत्तियों से इवेपोरेट होता है तो उसको ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के दौरान पेड़ जो है बहुत ज़्यादा पानी जो है उसको यूज़ करते हैं, या बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू उड़ा देते हैं पानी की भाप बनकर। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम। अब देखिए जो पत्तियां हैं वो खाना बनाती हैं अपना सनलाइट की प्रेजेंस में, और जो ग्रीन कलर उनके अंदर प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, उसके वजह से वो पत्तियां जो है खाना बनाती हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इस चीज़ के लिए वो दो चीज़ों को और इस्तेमाल करती हैं, पानी का और कार्बन डाइऑक्साइड का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए फोटो और सिंथेसिस, फोटो का मतलब है प्रकाश और सिंथेसिस का मतलब है संश्लेषण करना, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंट में जो पौधे काम करते हैं खाना बनाने का, अपना सिंथेसिस करने का, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में बाहर निकलती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जो इस प्रकार से जो खाना बनता है पेड़ों के अंदर, वो पत्तियों के अंदर जो खाना बनता है वो पौधे के, पेड़ के अलग अलग हिस्सों में जाके जमा हो जाता है। द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। स्टेम से पानी जाता है पत्तियों में। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड। पत्तियां जो हैं उस पानी का इस्तेमाल करती हैं खाना बनाने के लिए। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और पत्तियां ही उन पानी को लूज भी करती हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू।
अब जड़ों को देखते हैं। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। अब देखिए अगर हम जड़ देखें तो जड़ भी कैसे होती है, अगर हम देखें तो एक, अगर ये ग्राउंड लेवल है, ज़मीन के नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, ये ज़मीन के नीचे की हम देख रहे हैं, तो एक क्या होगा कि एक तो ये मेन जड़ होगी, और इस मेन रूट से अब क्या होगा, कुछ और ब्रांचेस भी निकली हुई होंगी इधर ज़मीन के अंदर। तो जो मेन जड़ होती है उसको हम बोलते हैं टैप रूट, और उसके बाद जो छोटी छोटी और जड़ें होती हैं उसके साथ में, उसको बोलते हैं लेटरल रूट्स। ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो ये जितनी भी रूट्स हैं ये सब एक जैसी दिखती हैं, सिमिलर दिखती हैं, और इनको फाइब्रस रूट्स भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि वैसे तो ये लगभग लगभग ये जैसी दिखती हैं, लेकिन इनको फाइब्रस रूट्स भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से है। तो ये वाली जो रूट है ये आपको टैप रूट है, ये कि बीच में एक रूट है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा से बाल निकले हुए हैं ये, तो ये तो टैप रूट हो गई ए फिगर में। और बी फिगर में जो आपको दिखा रहा है ये फाइबरस रूट है, कि एक मेन कोई आपको टैप रूट इसमें नहीं दिख रही, सारी फाइबर फाइबर से दिख रहे हैं, तो इसको फाइबरस रूट्स कहा जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें, हिंदी में देखें, तो उसको कहेंगे मूसला जड़ और दूसरा कहेंगे रेशेदार जड़। नेक्स्ट आते हैं फूल की, अगर हम बात करें। द लीव्स प्रिपेयर फूड। अब सिंपल सी बात है, पत्तियों से खाना बनता है। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ये जो खाना है ये स्टेम से बनता है, एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि स्टोर जो स्टेम है उसके थ्रू ट्रैवल करता है, और पौधे के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स। अब कुछ तो पेड़ ऐसे हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हम जड़ें ही खा लेते हैं, जैसे कि कैरेट हो गया, या रेडिश है, यानी कैरेट मतलब गाजर है, रेडिश मतलब मूली, स्वीट पोटैटो यानी कि जो चुकंदर है, शकरकंदी है, टर्निप है, और टपोइका है यानी कि शलजम और टपोइका। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम जो खाते हैं वो अपने आप में जड़ें होती हैं, है ना। यानी कि जो अगर गाजर कहें, अगर हम गाजर खा रहे हैं तो वो अपने आप में क्या है, वो पौधे की जड़ है। अगर रेडिश खाएं तो वो भी अपने आप में पौधे की एक जड़ है जो हम खा लेते हैं। उसके बाद एक पौधे के अंदर देखते हैं कि एक पौधा कैसा होता है। तो ये जो पौधा है ये तो कली है, बड है, और ये पूरा फूल खिला हुआ है, यानी कि पुष्प की कलिका है और ये पुष्प है। उसके बाद जो ये बाहर हरा हरा होता है इसको हम बोलते हैं सेपल्स, और अंदर की जो पत्तियां हैं उसको बोलते हैं पेटल्स। हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ियाँ और इंग्लिश में बोलते हैं बाह्यतल। उसके बाद फिर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अगर हम देखें तो एक फूल के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है, एक तो होता है पिस्टिल, ये जो हिस्सा है ये पिस्टिल है। उसके बाद ये जो ऊपर है वो एंथर्स हैं, और यहाँ पे जो लंबी लंबी लाइंस हैं पीली कलर की, ये स्टेमिन है। हिंदी में कहें तो हिंदी में ये है स्त्री केसर, यानी कि जो पिस्टिल है। उसके बाद आता है पराग कोश, और उसके बाद आता है पुंकेसर। अब देखिए नाम से अगर आप समझेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, पिस्टिल वो जगह है जो एक फीमेल ओवरीज हैं यहाँ पर, एक पौधे की, एक फूल की। उसके बाद स्टेमिन जो है वो मेल पार्ट होता है, और एंथर्स वो पोलन ग्रेन्स रखता है, जो दाने रखता है, जो किसी मधुमक्खी के या किसी भी मक्खी के पैरों पे चिपक जाते हैं, जो एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाएंगे। जब वो मधुमक्खी एक पौधे से, एक फूल से दूसरे फूल पे जाएगी तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन करवाने के लिए इनके अंदर ये चीज़ मदद करती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये स्टेमन के पार्ट हैं। स्टेमन अपने आप में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पौधे का, और जो पिस्टिल है वो अपना आप में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक पौधे का। तो ये जो फिलामेंट है ये आपको फिलामेंट दिखेगा, और उसके ऊपर एंथर दिखेगा जहाँ पे छोटे छोटे दाने होते हैं, जिसको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, यानी कि परागकोश है ये, और इसको तंतु कहा जाता है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है किसी पौधे का, किसी फूल का, उसको हम पिस्टिल कहते हैं। और अब देखिए ये पिस्टिल के पार्ट हैं क्या क्या हैं, ये हैं ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल, यानी कि अंडाशय यहाँ पे, जहाँ पे ये जो फीमेल पार्ट होगा ये। उसके बाद वर्तिग्राग और वर्तिका। ओवरी इज द लोअर मोस्ट एंड सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। तो पिस्टिल का जो फूला हुआ पार्ट होता है, जैसे ये सोलन पार्ट है, तो सोलन पार्ट जो है वो ओवरी कहलाता है। द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी व्हेन इट इज कट आर कॉल्ड ओव्यूल्स। और जब इसको काट देंगे अंदर से छोटे छोटे दाने दिखेंगे, उसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर 8 की, अगर हम बात करें तो वो आता है बॉडी मूवमेंट्स की। तो वी आर एबल टू बेंड। अब देखिए बॉडी मूवमेंट्स क्या है। अब एक, अगर हम एक स्टूडेंट को समझाना चाहें, एक छोटे बच्चे को समझाना चाहें, तो हम ये क्या कहेंगे कि अगर हम अपने हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, या गर्दन भी हिलाते हैं, तो वो क्यों हिला पा रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो आप अपने गर्दन, हाथ, पैर हिला पा रहे हैं, अपनी नाक नहीं हिला पा रहे, या हम अपने कान नहीं हिला पाते, ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह नहीं घुमा पाते, लेकिन हम अपने हाथों को घुमा लेते हैं, पैरों को घुमा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे कुछ जॉइंट्स होते हैं, यानी कि जोड़ होते हैं बॉडी के अंदर, जिन जोड़ों के वजह से, जिन जॉइंट्स के वजह से हम ये सब मूवमेंट कर पाते हैं। तो वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर, लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक। तो यानी कि हम जो है हमारी बॉडी को बेंड कर पाते हैं या रोटेट कर सकते हैं अपनी बॉडी को दो हिस्सों में,
या वहाँ पर भी हम रोटेट कर सकते हैं जहाँ पे बॉडी के दो पार्ट आपस में जुड़ रहे होते हैं, यानी कि वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर। तो जहाँ पे दो हिस्से जुड़ रहे होते हैं वहाँ पे हम बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको मूव करवा सकते हैं, जैसे कि हमारी एल्बो यानी कोनी हो गई, शोल्डर यानी कंधा हो गया, और नेक यानी कि गर्दन हो गई। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। इन जगहों को जॉइंट्स कहा जाता है, यानी कि जोड़ कहा जाता है। तो सबसे पहला जो जोड़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, तो देखते हैं। पैरों में अगर हम देखेंगे तो पैर के अंदर जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो ये थाई बोन है और ये हिप बोन है, जहाँ पे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से कनेक्ट रहती है, यानी कि कंदुक और खली का संधि से ये जॉइंट रहती है। उसके बाद बात आती है पाइवटल जॉइंट की। अगर हम बात करें, जिसको निर्णायक जोड़ कहते हैं। पाइवटल जॉइंट अपने आप में क्या है, ये जो पाइवटल जॉइंट है इसको हिंदी में कहते हैं धुराग्र संधि। यानी कि पाइवटल जॉइंट वो जॉइंट है जहाँ से हमारी गर्दन से हमारी जो स्कल है, हमारा जो एक इंसान की जो खोपड़ी होती है वो उससे जुड़ी हुई होती है। द जॉइंट वेयर आर नेक्स्ट जॉइंट्स द हेड इज़ अ पाइवटल जॉइंट। तो पाइवटल जॉइंट्स आप देखेंगे, हम अपनी गर्दन को मैक्सिमम से मैक्सिमम 180 डिग्री घुमा सकते हैं, या थोड़ा सा इससे ज़्यादा आप कोशिश करेंगे तो घुमा पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने पैर को देखेंगे तो आप अपने पैर को पूरा घुमा सकते हैं। इट अलाउज अस टू बैंड आर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इससे हम अपने सिर को आगे पीछे भी घुमा सकते हैं और राइट और लेफ्ट में भी कर सकते हैं पाइवटल जॉइंट की मदद से। इन अ पाइवटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। तो इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल बोन होती है और वो एक रिंग में घूमती रहती है। उसके बाद बात आती है हिंज जॉइंट की। तो हिंज जॉइंट कहाँ पे होते हैं, जो हिंज जॉइंट होता है वो घुटने में होता है। जो पैरों में घुटने होते हैं, नीज होते हैं, वहाँ पे ये जॉइंट होता है जो घुटने को मुड़ने में मदद करते हैं। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। और सिंपल सी बात है, घुटने के साथ साथ जो हमारे इंसानों के हाथ की अगर मैं बात करूँ, उसमें जो एल्बो है, कोनी है, उसमें भी जो कौन सा जॉइंट होता है, उसमें भी आपको हिंज जॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड जॉइंट। अब देखिए, फिक्स्ड जॉइंट वो जॉइंट्स हैं जो चीज़ों को फिक्स्ड रखते हैं और वो किसी भी तरह के मूवमेंट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करते। जिस प्रकार से हमारी, अगर हम अपने स्कल की बात करें, अपने सिर की बात करें, तो हमारा जो सिर है वो अपने आप में कोई एक हड्डी नहीं है, वो कई सारी हड्डियां हैं, लेकिन कई सारी हड्डियों से मिलकर बना है, लेकिन वो सारी हड्डियां अपने आप में फिक्स्ड हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो एक ही हड्डी से बना है। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स। तो ये जो बोन्स हैं ये अपनी जगह से हिल नहीं सकती। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। इन जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन जॉइंट्स को हम फिक्स्ड जॉइंट्स बोलते हैं। व्हेन वी ओपन आर माउथ वाइड वी कैन मूव आर लोअर जो अवे फ्रॉम आर हेड। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये आप भी करके देखिएगा कि जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है कि जो हमारा लोअर जो है, यानी कि जो निचले वाला जो जबड़ा है वो ही नीचे जाता है, ऊपर वाला अपनी जगह रहता है। तो ऊपर वाला अपनी जगह रहेगा और नीचे वाला नीचे जाएगा, यानी कि ऊपर वाला तो अपनी जगह फिक्स्ड है, सिर्फ नीचे वाला ही मूव कर सकता है। ऑल द बोन्स इन आर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव शेप टू आर बॉडी। इसी को स्केलेटन कहा जाता है, यानी कि जो कई सारी हड्डियों के मेल से जो पूरा इंसान का ढांचा आपको दिखता है, इंसान हड्डियाँ जोड़ने के बाद, उसको स्केलेटन कहा जाता है। द ह्यूमन स्केलेटन इज कम्पोज ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। तो जब बच्चे का जन्म होता है तब उसकी बॉडी में 305 बोन्स होती हैं, और जैसे जैसे उसकी एज बड़ी होती जाती है, एज के हिसाब से नंबर ऑफ बोन्स की जो संख्या है वो भी चेंज होती चली जाती है। इट डिक्रीजेज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर। तो क्या होता है, जब एडल्टहुड होता है, यानी जैसे धीरे धीरे जो बच्चा है वो बड़ा होने लगता है, तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। जो हड्डियां पहले 305 हुआ करती थी संख्याओं में, अब उन हड्डियों की संख्या कम रहकर 206 रह जाती है। पाम इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। अगर हम अपनी हथेली देखें तो हथेली भी जो है, पाम जो है, वो भी कई सारी छोटी हड्डियों से बनी है, जिनको कार्पल्स कहते हैं। द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। और देखिए, जो आगे की चेस्ट बोन है और पीछे जो बैक बोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो अपना में एक डब्बा सा बना लेती है, बॉक्स बना लेती है, जिससे हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज रहता है। दिस इज़ कॉल्ड द रिब केज, जिसको रिब केज कहा जाता है। और दोनों साइड 12 रिब्स होती हैं चेस्ट के, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है पेल्विक बोन्स। तो जो हमारा बॉडी का लोअर बॉडी पार्ट होता है, जहाँ से जो रीढ़ की हड्डी है वो जुड़ती है, स्टार्ट होती है, उसको हम पेल्विक बोन्स कहते हैं, यानी कि श्रोणी अस्थियाँ कहते हैं। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइन टुगेदर। ये हमने देखा ही है कि जो स्कल है, यानी कि जो एक इंसान की खोपड़ी होती है, वो कई सारी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड द ब्रेन। और उस खोपड़ी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ब्रेन होता है, एक किसी भी इंसान का दिमाग होता है, जो उसकी प्रोटेक्शन करता है, यानी कि उस ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है। देखिए, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ब्रेन में और माइंड में डिफरेंस होता है।
हम कभी भी माइंड यूज़ कर लेते हैं, कभी भी ब्रेन यूज़ कर लेते हैं। माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है अगर मैं बताऊं तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो ब्रेन सभी के पास होता है, माइंड सबके पास नहीं होता। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि ब्रेन एक ह्यूमन ऑर्गन है। जब कोई इंसान का जन्म होता है तो मान के चलते हैं अगर बच्चा सही पैदा हुआ है तो ब्रेन उसका आएगा ही आएगा, उसकी बॉडी में ब्रेन डेवलप होगा और ब्रेन के बिना वो बच्चा नहीं होगा, है ना, हम ये मान के चल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी और उस ब्रेन को जब वो यूज़ करेगा तो यूज़ करने पर उसको माइंड बोलेंगे। जब उसको वो यूज़ करता है उस बॉडी ऑर्गन को, ब्रेन जो जो बॉडी ऑर्गन अगर वो उसको यूज़ करेगा तो हम उसको माइंड कहेंगे, अन्यथा वो ब्रेन ही है। There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं बॉडी में जो स्केलेटन का पार्ट हैं, वो हड्डियाँ जैसी तो होती हैं लेकिन हड्डियों जितनी मजबूत या कठोर नहीं होती, जिनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे कान की अगर मैं बात करूँ तो कान अगर आप मोड़ेंगे अपना तो वो थोड़ा मुश्किल तो होता है मोड़ने में, लेकिन वो मुड़ जाता है। वो क्यों मुड़ जाता है? क्योंकि उसके अंदर हड्डी तो है लेकिन वो प्रॉपर हड्डी ना होके वो अपना में कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो है वो बॉडी जो कानों में होती है वो कानों को स्टेबलाइज भी रखती है लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन करने देती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो कान का ऊपर का पार्ट है और ये कान का ईयर लोब है। अब ये ईयर लोब भी अलग अलग तरह का होता है। किसी के जो ईयर लोब है वो आपको आराम से लटका हुआ दिख जाएगा और किसी का ईयर लोब नहीं दिखता, वो किसी का बॉडी से ही जुड़ा हुआ होता है। फिर बात आती है मसल की। अगर हम बात करें मांसपेशियों की तो व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम्स शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम दिखाते हैं कि जब भी आपने देखा होगा जो बॉक्सर्स होते हैं या बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जब वो अपनी मसल्स को दिखाते हैं तो वो अपना हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अपना हाथ पास में ले आते हैं अपने शरीर के। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो मसल है वो छोटी हो जाती है, स्टिफ हो जाती है और थोड़ी सी मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो बॉडी बिल्डर्स हैं जब भी वो अपनी बाइसेप्स दिखाते हैं तो बाइसेप्स दिखाने के दौरान वो अपना हाथ को पास ले आते हैं। इट पुल्स द बोन, तो ये जो बोन है वो पुल हो जाती है इस टाइम पे। मसल वर्क इन पेयर्स, इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे सवाल पूछ सकते हैं कि वहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मसल्स, यानी कि मांसपेशियों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ कथन हैं, बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो मसल जो है वो जोड़े में काम करती हैं, यानी कि जोड़ियों में काम करती हैं, पेयर्स में। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो बोन है वो पुल अप हो जाएगी। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, तो दूसरी जो मसल है वो पेयर में रिलैक्स कर जाएगी। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस, यानी कि एक के बाद एक चलता रहता है कि पहली रिलैक्स करेगी तो दूसरी पुल करेगी और दूसरी रिलैक्स करेगी तो पहली पुल करेगी। अ मसल कैन ओनली पुल अप, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक मसल जो है वो सिर्फ खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, इसलिए दो मसल्स को एक साथ काम करना पड़ता है कि वो किसी हड्डी को हिला सके, काम करवा सके। उसके बाद एक आती है बात गेट ऑफ एनिमल्स। अगर कभी आए लिखा हुआ कि गेट ऑफ एनिमल्स क्या है, तो गेट ऑफ एनिमल्स का मतलब है स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट, यानी कि जानवर किस तरह से मूव करते हैं उस चीज़ की जो स्टडी है उसको गेट ऑफ एनिमल्स कहा गया है। फिर आता है अर्थवर्म। तो अगर हम अर्थवर्म की बात करें कि अर्थवर्म कैसे मूवमेंट कर रहा है, द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंड एंड टू एंड। अगर आप किसी अर्थवर्म को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी बॉडी में कई सारी रिंग्स हैं जो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, जिससे कि पूरा का पूरा केंचुआ बना हुआ है। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, उसके अंदर बोन्स नहीं होती। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, उसके अंदर मसल्स होती हैं जो उसकी बॉडी को लंबा या छोटा करने में मदद करती हैं। During movement, the earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground। अब देखिए एक अर्थवर्म को जब मूव करना होता है वो कैसे मूव करेगा। मान लेते हैं ये अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म क्या करेगा, वो अपनी बॉडी का आगे का हिस्सा जो है वो आगे ले जाएगा। आगे ले जाने के बाद उसके बाद वो अपनी बॉडी का जो पिछले वाला हिस्सा है वो यहाँ पे अटैच रखेगा और पीछे वाले हिस्से जो इससे और पीछे का जो हिस्सा है उसको आगे की तरफ खींच लेगा। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड। अब क्या करेगा, फ्रंट एंड को फिक्स कर देगा, फिर पीछे वाले हिस्से को छोड़ेगा और जब आगे वाला हिस्सा चिपका हुआ है तो पीछे वाले हिस्से को, सारे हिस्से को, उसकी बॉडी का पूरा हिस्सा है उसको आगे की तरफ खींचेगा। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस करके वो आगे ट्रैवल करता रहता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, सॉइल में मूव करता रहता है। इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, और एक चिपचिपा सा और एक चिकना सा पदार्थ छोड़ती रहती है उसकी बॉडी, जिसकी वजह से उसका जो मूवमेंट है वो ईजी हो सके। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल
अब अर्थवर्म क्या करता है? अर्थवर्म क्या करता है, जो मिट्टी के अंदर जब होता है तो वो उसके रास्ते में जो चीज़ आती है उसको खाता रहता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। और उसके बाद जो वो चीज़ें खाता है उसमें से जो भी चीज़ें अनडाइजेस्टेड होती हैं तो वो उसको बाहर फेंक देता है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। और इस वजह से अर्थवर्म की इस एक्टिविटी की वजह से जो मिट्टी है वो और ज़्यादा उपजाऊ जाती है और पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए अर्थवर्म को फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स कहा जाता है, क्योंकि जो केचुए हैं वो मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देते हैं और किसानों को इस वजह से बहुत मदद मिलती है। नेक्स्ट आता है कॉकरोच। तो कॉकरोच से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सेशन है, कोई भी फीडबैक है, उसको भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।